हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक लंबे अरसे के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और आज मैं आपके सामने अपने वीडियो का यानी मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारे अध्याय चल रहे थे उसके अंतर्गत मैं आपके सामने 33वां पार्ट होगा शायद, हाँ लगता है, लगभग मुझे लगता है 33वां भाग होगा, 33वां अध्याय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी की विचारधारा पर। महात्मा गांधी की विचारधारा पर अपनी आ रही परिचर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक दिन 1-1 घंटे का वीडियो होगा, है ना। वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देर हो जाती है तो आप उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो बात करते हैं किसकी, गांधीवादी विचारधारा की। आप कॉपी मैंने बनाएंगे गांधीवादी विचारधारा एवं रणनीति, यानी गांधी की क्या विचारधारा रही, गांधी की विचारधारा। अब आपने मेरे साथ क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि किस तरह कांग्रेस के यानी कांग्रेस का किस तरह उदय हुआ, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह कांग्रेस का उदय हुआ। कांग्रेस का उदय होने के पश्चात आपने ये पढ़ा 1905 तक का चरण, प्रथम चरण पढ़ा। उसके बाद आपने ये पढ़ा कि 1909 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ। आपने ये पढ़ा 1912 में क्या हुआ और किस तरह लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन किस तरह चला गया, एनी बेसेंट के द्वारा, तिलक के द्वारा किस तरह होम रूल आंदोलन चला गया। भारत के अलग अलग भाग में किस तरह आंदोलन चलाया गया। एनी बेसेंट का आंदोलन और बाल गंगाधर तिलक का आंदोलन किस तरह देश के अलग अलग हिस्से में चला गया और किस तरह महात्मा गांधी की एंट्री अब भारत में हुई। महात्मा गांधी जब आए तो किस तरह उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस टॉपिक पर अब तक हमने आपके साथ बात की। अब बात करेंगे आज जिस टॉपिक पर बड़ी गहन तरीके से और महीन तरीके से एक एक टॉपिक को आराम से पढ़ते जाएंगे, बहुत प्यार के साथ। जिस तरह आप नोट्स बना रहे थे आज आप इस तरह ही नोट्स बनाएंगे। और मैं आपसे मेरा आपसे अनुरोध है जी, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ही इस वीडियो को देखें, वरना आपके काम का नहीं है, आपकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ टॉपिकों का प्रश्न का नहीं, टॉपिकों का विश्लेषण होगा। आप मेरे साथ विश्लेषण करेंगे। जब तक आप किसी टॉपिक को बड़ी ही गहराई से नहीं समझेंगे तो आप उसका सही परिप्रेक्ष्य में उसका उत्तर नहीं लिख पाएंगे, उत्तर लिखने की स्थिति में भी नहीं होंगे। उसके बाद जो आपके जो एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम, विकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसके अंतर्गत भी जो क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रवृत्ति भी नहीं समझ पाएंगे अगर आप नहीं लिख पाएंगे, समझे। तो आप कॉपी पेंटिंग बनाइए। गांधीवादी विचारधारा एवं रणनीति। गांधीवादी विचारधारा एवं रणनीति, यानी गांधीवादी विचारधारा एवं रणनीति इसकी क्या थी। आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं। पहले आपको बता दें मोटे तौर पर गांधी जी विचार क्या था, उनकी रणनीति क्या थी, उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, यानी नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी। इस स्ट्रेटजी पर यानी उनकी रणनीति पर बड़ी महीन तरीके से बात करते हैं। आइए जानते हैं इसके अंतर्गत। मैंने कहा गांधी का एक भी आंदोलन, गांधी के द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन। और एक बात और याद रखिएगा, महात्मा गांधी के आने से पहले जितने भी भारत में जितने भी मूवमेंट चला गए, जितने भी आंदोलन चला गए, कोई भी आंदोलन अखिल भारतीय नहीं था। अगर पेपर में आपका प्रश्न ऐसा आया कि 1857 का विद्रोह क्या अखिल भारतीय विद्रोह था, जी नहीं। कोई भी विद्रोह छोटे होते हैं, है ना। 1857 की क्रांति, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देश के लगभग सभी भागों में नहीं फैला हुआ था। ये बात आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी के आने से पहले कोई भी आंदोलन अखिल भारतीय नहीं होगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। गांधीवादी विचारधारा एवं रणनीति, बात करते हैं गांधीवादी विचारधारा पे, यानी हम गांधी को पढ़ने की हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी और हमारी यानी गांधी की रणनीति क्या थी, क्या क्या होने वाला है, किस तरह महात्मा गांधी किस तरह देश को आज़ाद कराकर चले जाएंगे। आप इसको बड़े गहन और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये भारतीय राजनीति है जो आप समझ रहे हैं, भारतीय राजनीति है। भारतीय राजनीति में सन 1915 के बाद क्या हुआ ये आपको बता रहे हैं। इसे ही इतिहास बोलते हैं और इसे ही बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 से लेकर और 1947 तक, और उसके पश्चात भी किस तरह स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस तरह सुधार हुए। अलग अलग समय पर अनेक प्रकार की पंचवर्षीय योजनाएं डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद किस तरह राष्ट्रीय आंदोलन में अच्छे देश को एक नए मुकाम पर ले जाने में कैसे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस टॉपिक पर आपके साथ बात करेंगे। अभी बात करते हैं गांधीवादी विचारधारा की। 1915 की भारतीय राष्ट्रीय राजनीति कैसी थी, इस टॉपिक पर बात करेंगे। 1915 में भारतीय राष्ट्रीय राजनीति कैसी थी। 1915 में हमने कहा जहाँ कांग्रेस कांग्रेस के दो भाग हो चुके थे। कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो चुकी थी, एक गरम दल एक नरम दल। गरम दल के नेता अलग लाल बाल पाल
इनके नाम से याद रखा जाता है। ये गर्म दल के नेता थे। लाल बाल पाल, यानी लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद पाल विपिन चंद्र पाल। ये हमारे जो नेता थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कह सकते हैं, या कांग्रेस के दो कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में दो खेमे में बंट गई थी। एक तरफ गर्म दल था, एक तरफ नरम दल था। उसके पश्चात 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा एक समझौता हुआ। उस समझौते को हम लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। लखनऊ समझौते के अंतर्गत किस तरह जो कांग्रेस दो मंच पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी और वो किस तरह एक साथ आ गई थी। उसके बाद 1914 से लेकर सुनते रहिए ध्यान लगाकर, 1914 से लेकर 1918 तक भारत के अंदर नहीं, पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था। अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध क्यों चल रहा था, इस टॉपिक पर भी आपके साथ बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों चल रहा था, क्या कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के, कौन कौन से देश एक तरफ थे, कौन कौन से देश दो तरफ थे। यानी पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी, एक दो, और लड़ इस तरह रही थी कि प्रथम एक गुट एक तरफ, दूसरा गुट एक तरफ। ये भी आपके साथ बात करेंगे। और क्या बात करनी है आपके साथ, अभी बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी राष्ट्रीय राजनीति में भारत के अंतर्गत महात्मा गांधी के आने के पश्चात क्या हुआ, इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। गांधीवादी विचारधारा या गांधी रणनीति, यानी गांधी की स्ट्रेटजी क्या थी, आप देखिएगा, है ना। आप देखिएगा कि मैंने कहा गांधी का कोई भी आंदोलन, जितने भी आंदोलन गांधी के द्वारा चलाए जाएंगे, कोई भी आंदोलन सत्य और अहिंसा से अपवाद नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, कोई भी आंदोलन, एक भी आंदोलन गांधी का ऐसा नहीं जिसके अंदर हिंसा हुई हो। आप कह सकते हैं 1942 में एक बार हिंसा हुई थी, उसके बाद ही महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया था। ये भी आपके साथ बात करेंगे बड़े टॉपिक पर। मैंने कहा आपको मेरे साथ विश्लेषण करना है। जिस दिन आप टॉपिकों का विश्लेषण करना सीख जाएंगे, उस दिन आपके लिए जो पर्सन होंगे, पर्सन जो आते हैं, यानी वन डे एग्जाम के पर्सन, किसी भी एग्जाम के, छोटे एग्जाम के, बड़े एग्जाम के, जीरो लेवल के, लास्ट लेवल के एग्जाम के जो पेपर में पर्सन आएंगे, उसे आप बड़े आराम के साथ कर पाएंगे। लेकिन आपको अपना जो नोट्स होगा, मेरे द्वारा जो बनाया गया आपके पास नोट्स होगा, उसे मल्टीपल रिवाइज करना होगा। किसी महान कलाकार के द्वारा कहा गया है, एक ही बुक को आप बार बार पढ़िए, जब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं। मैंने कहा गांधी का कोई भी आंदोलन सत्य और अहिंसा। आप ये अहिंसा किसे कहते हैं सर, अहिंसा बताइए कि अहिंसा किसे कहते हैं। अहिंसा अभी बताते हैं अहिंसा किसे कहते हैं। सत्य तो आप जानते हैं, है सत्य। अहिंसा जहाँ हिंसा ना हो, जहाँ लड़ाई ना हो, जहाँ दंगे ना हो, या सांप्रदायिकता ना हो, जहाँ तनाव ना हो, इस प्रकार का, यानी अहिंसा एक प्रकार का शब्द है ना। यानी सही ढंग से संवैधानिक तरीके से अपनी बात को मनवाना ही अहिंसा कहलाया जा सकता है। संवैधानिक तरीके से, यानी कागज पर लिखकर अपनी बात को मनवाना अहिंसा का रूप कहा सकता है। तो गांधी के जितने भी आंदोलन थे, किसी भी आंदोलन के अंतर्गत सत्य और अहिंसा दो पिलर है। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप का जितना अधिक मात्रा में दुरुपयोग हुआ है, उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो सत्य और अहिंसा को कायरों का हथियार बताया जाता है। सत्य और अहिंसा को कायरों का हथियार बताया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह महात्मा गांधी के द्वारा दो ये महत्वपूर्ण पिलर थे, सत्य और अहिंसा को किस तरह अपनाकर महात्मा गांधी ने पूरे देश को आज़ाद करवाया। ये सत्य और अहिंसा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण पिलर रहे। पिलर समझते हैं, है ना, महत्वपूर्ण स्तंभ रहे, दो स्तंभ रहे, सत्य और अहिंसा। राष्ट्रीय राजनीति के महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए जितने भी आंदोलन 1917 से लेकर 1942 तक जितने भी महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाए गए, उसमें दो ही स्ट्रेटजी हुई, एक सत्य और एक अहिंसा। आप देखिएगा, है ना, पूरा भारत के साथ साथ आज पूरी दुनिया 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पूरी दुनिया यूएन के द्वारा 2 अक्टूबर को, जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तब से लेकर पूरा देश इसे नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाता है। चलिए बात करेंगे आपके साथ सत्य और अहिंसा, दो ही पिलर थे। आप इस तरह हेडिंग बनाते चलिएगा। सत्य क्या है, जो सर्वोपरि है ना, इसके बारे में नहीं लिखना। एक बार तो पेपर में यही प्रश्न पूछ लिया, महात्मा गांधी, आपको बताऊंगा अहिंसा से लेकर ही प्रश्न पूछ लिया, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पेपर में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाने के पश्चात आज 4 टॉपिक आपके साथ बड़े गहन तरीके से अध्ययन करूंगा, लेकिन नोट्स भी बनवाऊंगा। नोट्स बहुत जरूरी होगा। तो देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी आएंगे। हाँ, जब महात्मा गांधी भारत में आए तो सबसे पहले वे गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। गोपाल कृष्ण गोखले उनको वे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। राजनीतिक गुरु ऐसा नहीं था कि जब महात्मा गांधी जब भारत में आए 1915 के अंतर्गत जब भारत में आए थे महात्मा गांधी, ऐसा नहीं था कि वे आए तुरंत भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में कूद पड़े, ऐसा नहीं था। उसके मैंने आपको बताया, पिछले वाली वीडियो देखे जाके मैंने आपको बताया कि 1915 में उन्होंने कहा कि मैं अभी किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, यानी भाग नहीं लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ की वर्तमान परिस्थितियों को और यहाँ की
स्थितियों को और इन लोगों को बड़ी गहराई के साथ समझना होगा। इसलिए महात्मा गांधी ने भारत का पूरा दर्शन किया, यानी भारत के लगभग प्रत्येक स्टेट में वे घूमे और उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को समझने की कोशिश की और अपने अनुरूप ढालने की कोशिश की। समझे? तो बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो महात्मा गांधी के द्वारा क्या हुआ आइए जानते हैं। महात्मा गांधी ने 1916 में एक समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते के अंतर्गत महात्मा गांधी की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, लखनऊ समझौता, लखनऊ के अंदर एक समझौता हुआ था राजकुमार शुक्ल के द्वारा, राजकुमार शुक्ला के द्वारा महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया पंजाब नहीं, चंपारण के अंतर्गत। हाँ, चंपारण के अंतर्गत सबसे पहले उनका आंदोलन यही था। यहाँ भारत के अंदर अगर कोई महात्मा गांधी का सबसे पहले चला गया कोई आंदोलन था वो चंपारण के अंतर्गत था। तो महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया। एक मामला था, एक केस था एक महात्मा गांधी के, तो उन्हें बुलाया गया। अब देखिए ना, आप देखिएगा 1914 से लेकर 1918 तक भारत के अंदर किस तरह राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के विश्व चल रहा है, पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है। वो इसे वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध किस तरह चल रहा है 1914 से लेकर 18 तक। सभी भारतीयों ने बस क्रांतिकारियों को छोड़ दीजिए आप, क्रांतिकारियों को छोड़ने के पश्चात जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे सभी ने, और यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया था। और महात्मा गांधी अपने आप को भर्ती करने वाला एजेंट बताते थे, यानी सैनिक भर्ती करने वाला एजेंट बताते थे। ये महात्मा गांधी का अप्रोच था। इन्होंने सब ये अंग्रेजों का साथ इसलिए दिया, क्यों दिया? उनके पास सैनिकों की कमी थी। भारत के लोग भी सैनिक, यानी भारतीय लोगों को सैनिक बनाया जाता था और उन्हें प्रथम विश्व के अंदर इंग्लैंड भेज दिया जाता था। इंग्लैंड भेजने के बाद क्या हुआ करता था, ऐसा करता था इंग्लैंड भेजने के बाद कि जो भारतीय सैनिक थे वे, यानी भारत के लोग थे, वे इंग्लैंड की ओर से, यानी अंग्रेजों के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ते थे। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सत्ता ने या औपनिवेशिक सत्ता ने हमें आश्वासन दिया था कि वे हमें विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद वे हमें स्वराज देंगे। स्वराज मतलब स्वशासन देंगे, यानी हमारा खुद का शासन, हमें उत्तरदायी शासन देंगे, हमें स्वराज देंगे, हम यहाँ खुद राज करेंगे, इस तरह का शासन देंगे। इस तरह की भारतीयों को उम्मीद थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ये बात करेंगे। इसलिए भारतीयों ने किसका समर्थन किया था? अंग्रेजों का समर्थन किया था। क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि हमें स्वराज देंगे, स्वशासन देंगे। तो ये तो बात, अभी नोट्स बनाऊंगा, मैं सब लिखाऊंगा, आप मुझे सुनते जाइए, मुझे सुनना ही बहुत बेटर होगा। समझ? सत्य और अहिंसा 2 पिलर थे। उसके बाद अब महात्मा गांधी आए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आप लिखते चले जाइएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजनीति में खुद आए? जी नहीं। राष्ट्रीय राजनीति में 1915 में डायरेक्ट आए? नहीं। उन्होंने पूरे भारत का दर्शन किया और वहाँ भारत की वर्तमान परिस्थितियों को समझा। वर्तमान परिस्थितियों को समझने के पश्चात अपने ही अनुरूप ढाला और समझने की कोशिश की कि भारत के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है ना। उसके बाद उन्होंने एक समझौते के अंतर्गत एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यानी राष्ट्रीय राजनीति में 1916 में एक समझौता हुआ, लखनऊ समझौते में वे गए और उन्होंने देखिए वहाँ क्या किया। आइए जानते हैं। सत्य और अहिंसा 2 ही पिलर थे इसके। आइए बात करते हैं आगे। अब जब हम पढ़ने वाले किस तरह है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सत्याग्रह, यानी महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह किया जाएगा। सत्याग्रह, ये सत्याग्रह वो क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आवाज़ उठाना, सच के लिए आवाज़ उठाना, इसे बोलते हैं सत्याग्रह। अभी बात करेंगे आपके साथ। सत्याग्रह के अंतर्गत जो हम देखने वाले हैं, सत्याग्रह के अंतर्गत महात्मा गांधी के 3 आंदोलन बड़े महत्वपूर्ण दिखा देते हैं, बल्कि 3 आंदोलन बड़े महत्वपूर्ण दिखा देते हैं। आप देखिएगा 3 आंदोलन बड़े महत्वपूर्ण दिखाई देंगे आपको। और ये अखिल भारतीय आंदोलन नहीं थे, क्षेत्रीय आंदोलन थे। क्षेत्रीय आंदोलन यानी जो अलग अलग क्षेत्र में चलाए गए थे, क्षेत्रीय आंदोलन आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से थे आप देखिए। पहला 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, उसे जानते हैं चंपारण बिहार का एक बिहार का ही, यानी भारत के अंदर बिहार एक राज्य है, उसके अंदर एक जिला है, उसका नाम है चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं, यानी उस जिले के नाम से चंपारण। 1917 सत्याग्रह के अंतर्गत महात्मा गांधी के द्वारा 3 आंदोलन चलाए गए, 1, 2, 3। पहला आंदोलन 1917 में चला गया,
महात्मा गांधी, इसके बारे में पूरे फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। आप पहले लिखिए तो इस तरह, चंपारण आंदोलन, चंपारण दूसरा 1918 में चला गया। अहमदाबाद, अहमदाबाद या अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद, अहमदाबाद आंदोलन एक 1919 का मामला बताता हूँ आपको, 1918 का ही मामला था। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। पहले आप सत्याग्रह पढ़ने में मेरे साथ, यानी हमारी गांधी की स्ट्रेटजी क्या थी, स्ट्रेटजी क्या होने वाली है भारत 1900, ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ महात्मा गांधी की 1915 से लेकर 1917 या 1917 से लेकर 1947 तक की स्ट्रेटजी हम स्टडी करने वाले हैं, यानी महात्मा गांधी को भी गहन तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह चला गया। सत्य के प्लस अग्रह करना, यानी सत्य के लिए आवाज़ उठाने, सत्याग्रह है। इस सत्याग्रह का उपयोग महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की धरती पर भी किया है ना, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर भी किया। उन्होंने वहाँ इसका जब रिजल्ट देखा और उन्होंने वहाँ का इनपुट यहाँ इसका आउटपुट लिया, यानी उनका दक्षिण अफ्रीका की धरती पर जो उन्होंने स्ट्रेटजी यूज़ की, जो रणनीति यूज़ की, उन्होंने सत्याग्रह वाली रणनीति यूज़ की और उसे यहाँ लाया। मैंने कहा महात्मा गांधी का कोई भी आंदोलन सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा से अपवाद नहीं है ना, एरर नहीं है। तो चंपारण 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद, 1918 में एक और आंदोलन खेड़ा आंदोलन। अब याद रखिएगा जो अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन होगा, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन होगा, ये मजदूर से संबंधित होगा। जो ये आंदोलन होगा ये मजदूर से संबंधित, और चंपारण आंदोलन था वो कर्जी से संबंधित था, कर्जी से संबंधित। इस टॉपिक पर आपके साथ बात करेंगे, ठीक है, ये बात करेंगे। उसके बाद आप बात करिए, उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह, उसके बाद 1918 के बाद जब आपका खेड़ा आंदोलन समाप्त हो जाएगा तो महात्मा गांधी भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार उस टाइम भारत सरकार नहीं कहेंगे आप, उस टाइम की जो सरकार थी वो ब्रिटिश सरकार कहिएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 में एक एक्ट लाया गया जिसे आप काले कानून के नाम से जानते हैं, अंधन कानून या ब्लैक एक्ट के नाम से जानते हैं, काला कानून के नाम से जानते हैं उसे, जिसे हम कहते हैं रोलक्ट एक्ट। रोलक्ट एक्ट माने कानून, एक प्रकार का कानून लाया गया रोलक्ट के द्वारा, ये भी आपके साथ बात करेंगे। इसके बाद क्या हुआ 1919 में 13 अप्रैल, हाँ 1919 को एक कानून लाया गया, अप्रैल 1919 में एक कानून लाया गया, उसका नाम था रोलक्ट एक्ट। रोलक्ट एक्ट आप लिख लीजिएगा, है ना, नहीं दिखा जाएगा तो आप लिखिएगा। चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, उसके बाद रोलक्ट एक्ट आंदोलन, रोलक्ट एक्ट उसके बाद लाया गया। लेकिन ये गांधी के 3 आंदोलन चलाए गए, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, सत्याग्रह, इन पर बात करेंगे। चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में, खेड़ा अहमदाबाद आंदोलन 1918 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, ये सत्याग्रह है। यहाँ महात्मा गांधी नहीं, इनमें से कोई भी आंदोलन अभी अखिल भारतीय आंदोलन नहीं था। मैंने कहा ये तीनों के तीनों जो आंदोलन थे क्षेत्रीय आंदोलन थे, अक्षेत्रीय आंदोलन, जो एक छोटे, एक भारत इतना बड़ा है, भारत के अंतर्गत कुछ छोटे क्षेत्र पाए जाते हैं, कुछ एक छोटे क्षेत्र में, यानी स्थानीय आंदोलन भी कह सकते हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा जो चला गया, जिसमें अच्छा स्थानीय लोगों का सहयोग था, उसके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसे बोलते हैं स्थानीय आंदोलन या क्षेत्रीय आंदोलन, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा हमने कहा किस तरह खिलाफत आंदोलन को, आप देखिएगा, है ना, 1920 के बाद जब आप देखिएगा, मैंने कहा मैं गांधी की स्ट्रेटजी क्या होने वाली उसे अच्छे तरीके से स्टडी कर रहा हूँ। आप देखिएगा 1900 जब आपका रोलक्ट एक्ट आएगा, रोलक्ट एक्ट आने के बाद किस तरह मुस्लिमों के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाएगा जिसे हम जानते हैं खिलाफत आंदोलन के नाम से, खिलाफत आंदोलन। और महात्मा गांधी किस तरह एक अपनी स्ट्रेटजी लेकर आएंगे और किस तरह मुस्लिम लीग का जो आंदोलन था खिलाफत आंदोलन, और किस तरह महात्मा गांधी के द्वारा ये असहयोग आंदोलन बदल दिया जाएगा, इस टॉपिक पर आपके साथ बात करेंगे। बात नहीं, विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा इतना डेप्थ में जाना लगभग मुझे नहीं लगता इतना डेप्थ में कोई जाएगा, है ना। और आप देखिए जब आप मुझे सुन लेंगे, ये जितने भी ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जितने मैंने आंदोलन बताए, जब आप मुझे सुन लेंगे तब बताइएगा आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट होगा, आप समझ पाएंगे कि घटना क्या थी और क्या हुआ था, है ना। उस टाइम उस वक्त 1915 के बाद भारतीय राजनीति में 1947 तक क्या हुआ, इसे समझना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम दे तब भी जरूरी है, एग्जाम नहीं दे तो तब भी जरूरी है। खिलाफत आंदोलन को ही किस तरह महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग में बदल दिया गया, असहयोग
आंदोलन में बदल देगा, असहयोग आंदोलन। और आप देखिए असहयोग आंदोलन किस तरह पूरे भारत में चलाया जाएगा, यानी असहयोग आंदोलन, इसके बाद जो आंदोलन, जो आपका ये आंदोलन होगा असहयोग आंदोलन, किस तरह अखिल भारतीय आंदोलन बन जाएगा। उसके बाद मैंने कहा ये आंदोलन आपके इनमें से कोई भी आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन नहीं था, क्षेत्रीय आंदोलन थे। असहयोग आंदोलन किस तरह अलग अलग असहयोग आंदोलन का किस तरह भारत पूरे लगभग पूरे भारत में विस्तार होगा, और किस तरह असहयोग आंदोलन किस तरह पूरे भारत में फैलाया जाएगा, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति के द्वारा अलग अलग इसे बड़े क्षेत्र के साथ आपके साथ स्टडी करेंगे असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन को बारडोली प्रस्ताव के द्वारा स्थगित भी कर दिया जाएगा, ये भी आपके साथ बात करेंगे। क्या कारण था, महात्मा गांधी की बहुत बड़ी कटु आलोचना होती है इस टॉपिक पर, लेकिन आपको बताएंगे महात्मा गांधी के दिमाग में क्या क्या चल रहा था कि बारडोली प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन को किस तरह समाप्त कर दिया गया, और अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में क्या क्या कमेंट और टिप्पणी करते हैं, लिखते हैं, और सुभाष चंद्र बोस इस पर क्या कहते हैं, ये भी आपके साथ बात करेंगे। मैंने कहा मैं भारतीय राजनीति को आपके साथ भारतीय राष्ट्रीय राजनीति को आपके साथ विश्लेषित करूंगा, यानी विश्लेषण करूंगा चीज़ें उस टाइम सही क्या थी और गलत क्या थी, है ना, और किस तरह आज के लोग यानी सोशल मीडिया ज्ञान उठाकर किस तरह एक फोटो अपलोड कर दिया जाता है और किसी एक विशेष व्यक्ति की छवि खराब की जाती है। अब देखिए ना महात्मा गांधी को, देखिए ना, अब देखिए महात्मा गांधी को किस तरह उनकी छवि खराब की गई है। सोशल मीडिया का ज़माना है ना, ये हम आपको बताएंगे। अगर आप इतिहास का स्टडी तो कीजिए, पता लगेगा आपको। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। उसके बाद जब असहयोग आंदोलन समाप्त होगा तो आप पढ़िएगा, आप देखिए ये आपको 1920 में चला जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में महात्मा गांधी के द्वारा चला जाने वाला आंदोलन थे। ऊपर देखिए ना क्या लिखा हुआ है, गांधीवादी विचार, यानी गांधी का विचार क्या होगा, विचारधारा, क्या विचारधारा होगी गांधी की, एवं रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या उनका विचार होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये स्ट्रैटेजी थी महात्मा गांधी की, है ना। और किस तरह 1917 में एक आंदोलन, चंपारण आंदोलन, आप मेरे साथ बोलिए ना, चंपारण आंदोलन। दूसरा उसके आपको महात्मा गांधी का 1918 में जो आंदोलन था, कौन सा, अहमदाबाद आंदोलन। तीसरा कौन सा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। कौन सा, खेड़ा आंदोलन, ये कभी 1918 में। उसके बाद क्या आएगा, एक रोलक टैक्ट आएगा। रोलक टैक्ट को कौन से नाम से जानते हैं, काले कानून के नाम से जानते हैं। किसके द्वारा लाया जाएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया जाएगा। उसके बाद क्या चला जाएगा, 1920 में जब रोलक टैक्ट समाप्त हो जाएगा, रोलक टैक्ट के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, जिस तरह कांग्रेस थी इस तरह एक पार्टी थी मुस्लिम लीग के द्वारा और खासकर उसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना। आप देखिएगा जिस तरह भारत की जो करेंसी होती है उसमें महात्मा गांधी का फोटो होता है, इस तरह पाकिस्तान का नोट देखिएगा उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो दिखा देगा आपको, उनके द्वारा ही पाकिस्तान बनाया गया था। ये आपके बाद में बात करेंगे 1942-48 से बात करने वाले आपके साथ। असहयोग आंदोलन के बाद एक आंदोलन और चलाया जाएगा, उसे बोल लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे बोलते हैं सविनय। सभी मुद्दों पर आंदोलन, सभी मुद्दों पर विरोध, इसे बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सभी मुद्दों, जितने भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून बनाए जाएंगे उन सभी कानूनों का विरोध ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। ये आपको बात करेंगे। मैंने कहा गांधी की स्ट्रेटजी क्या होगी उस पर बात करते हैं, लेकिन एक एक टॉपिक को आपके साथ बड़े गहन तरीके से उधर डालिएगा मेरे साथ और आप पढ़िएगा। उसे पढ़ने के बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ने के बाद आप बताइएगा, उसके बाद क्वेश्चन करने बैठिएगा और आप देखिएगा जो ऑब्जेक्टिव पर्सन होंगे उनका तो आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको जो एक क्वेश्चन दूंगा, आप लिखिएगा। लिखने के बाद आप बताइएगा कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ। उसके बाद आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के ब्रैकेट में लिख सकते हैं सभी स्तर पर विरोध। उसके बाद 1927 में चला जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूरी चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। उसके बाद जब इससे भी बात नहीं बनने वाली, किस तरह 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा एक लास्ट आर पार की लड़ाई खेली जाएगी, जिसके नाम से जानते हैं उसे कह सकते हैं महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में चला जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, आर पार की लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब चला जाएगा, 1942 में। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। समझ में आया।
तो अब नोट करिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैंने कहा जिस तरह मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इस तरह आपको नोट्स बनाना होगा, बस मुझे सुनना होगा। अब आप हेडिंग बनाइए सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह करना, यानी सत्य के लिए आवाज़ उठाना ही, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य की खोज करना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। पहली बात, सत्याग्रह 4 परिप्रेक्ष्य में चलाया जाएगा, लेकिन 3 आंदोलन होंगे और एक जिसके विरुद्ध में सत्याग्रह चलाया जाएगा वो आपका एक कानून होगा, काला कानून, जिसे रोलक एक्ट कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पहले वाला, मैंने कहा जो गांधी की स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी के अंतर्गत सत्याग्रह, सबसे पहले महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी के द्वारा 4 प्रकार के सत्याग्रह में सत्य की खोज की गई, उसे बोलते हैं सत्याग्रह, है ना, सत्याग्रह। तो उसमें पहले वाला हम पढ़ने वाले हैं आपका पहला चंपारण आंदोलन। सत्याग्रह के अंतर्गत पहला जो आंदोलन हम पढ़ेंगे 1917 का चंपारण आंदोलन। 1917 आप हेडिंग बनाइए सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह, आप हेडिंग बनाइएगा पहला सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह, सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह। उसके अंतर्गत हेडिंग बनाइए ब्रैकेट में चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन, हेडिंग बनाइए चंपारण आंदोलन। अब मैं आपको चंपारण आंदोलन समझाता हूँ। मुद्दा क्या था, है ना, ये पता होना चाहिए आपको क्या मुद्दा था, है ना। देखिए क्या हुआ, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा किस तरह भारतीय किसान थे जो, यानी मजदूर थे या श्रम वर्ग थे या जमींदार थे, है ना, जमींदार थे, उनके द्वारा, जमींदार के द्वारा, मैंने कहा जमींदारी प्रथा लागू कर दी गई थी, मालवाड़ी व्यवस्था, इस तरह की जो व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत जमींदारी प्रथा लागू कर दी गई थी। उसकी बाद में बात करेंगे। मुद्दा क्या था, चंपारण में आंदोलन क्यों चला गया? पहली बात, महात्मा गांधी चंपारण क्यों गए तो फिर क्या हुआ, उसके बाद हुआ तो फिर आंदोलन सफल रहा क्या सफल रहा, कौन, किसने बुलाया गया था, किसके द्वारा इन्वाइट किया गया था। देखिए एक घटना बताता हूँ आपको क्या हुआ। चंपारण जिला बिहार का, चंपारण जिला बिहार का, ये चंपारण क्या है, एक जिला है। मुद्दा क्या था, 3/20 भाग पर 3/20 भाग पर 3/20 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। नील की जो खेती थी वो करनी अनिवार्य थी। देखिए जो किसान थे, क्या था, औद्योगिकरण का समय था। किसका? औद्योगिकरण का समय था। अब औद्योगिकरण का समय था तो इंग्लैंड के अंदर कृत्रिम नील आ गया था। कृत्रिम नील समझते हैं आप? इस तरह जो आप देखिए ना, पहले जो लोग हुआ करते थे उसके अंतर्गत में क्या करते थे, जो कपड़े हुआ करते थे ना, आप देखिए रजाई का जो खोल होता है उसमें नील डाल इनकी खेती होती है। इसकी जो खेती होती है ना, खेती भारत में अधिक मात्रा में हुआ करती थी और ये बंगाल के लोग किया करते थे अधिक मात्रा में। बंगाल बिहार के जो लोग हुआ करते थे वे खेती किया करते थे। तो उसके जो खेती करते थे, आप देखिए ना, खेती करने के बाद खेती उनकी, खेत भी उनके और टैक्स भी उन्हें देना होगा। यानी जो उनके यहाँ फसल हुई उसका 3/20 भाग अंग्रेजों के यहाँ, जो वहाँ का आसपास का गवर्नर होगा या कमिश्नर होगा, उसके पास पहुँचाना होगा। और किस तरह पहुँचाना होगा? 3/20 भाग आपको नील उगाए या ना उगाए आपको पहुँचाना ही होगा। लेकिन आप देखिए क्या हुआ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ। औद्योगिक क्रांति मतलब मशीनें आई तो तकनीक बढ़ती चली गई। जब तकनीक बढ़ती चली गई तो उनके पास उन्होंने आर्टिफिशियल नील बनाया। आर्टिफिशियल नील समझते हैं, यानी नील की खेती करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड में जो नील जाता था, भारत से नील जाता था, वो ना सस्ता हो गया तो भारत के लोगों ने नील की खेती करना बंद कर दिया। और लेकिन नील की खेती पर टैक्स देना पड़ता था। 3/20 भाग को पहले देते थे ये लोग, 3/20 भाग। इसे 3/20 भाग को, यानी 20 भाग में से अगर किसी के यहाँ 20 बोरी हुई तो उसमें से 3 आप एक समझिए ना, गांव के परिप्रेक्ष्य में समझिए ना, 20 बोरी में से 3 बोरी नील अंग्रेजी हुकूमत के यहाँ या औपनिवेशिक दरबार में पहुँचाना होगा। इसे 3/20 भाग को, इसे 3 कठिया पद्धति बोलते हैं। 3 कठिया पद्धति
पद्धति, इसे बोलते हैं 3/20 भाग। 3/20 भाग, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर किसी के यहाँ 100 बोरी नील हुई तो आप 3/20 निकालिए ना, इसका 3/20 निकालेंगे, काट देंगे, कितना आएगा 5 आ जाएगा, 5 से कितना 15, यानी लगभग 15 भाग आपको औपनिवेशिक शोषण, औपनिवेशिक सत्ता के दरबार में या अंग्रेजों के पास पहुंचाना होगा। इसे बोलते हैं 3 कट्टे पत्ती। लेकिन ये जारी रहा, है ना, लेकिन ये जारी रहा और लॉन्ग टाइम तक, अधिक समय तक जारी रहा लगातार ये मामला। लेकिन वहाँ के लोगों ने तो नील उगाना ही बंद कर दिया था। ये आपको बताया हमने क्यों उगाना बंद कर दिया था। उन्होंने जो नील था वो उगाना बंद कर दिया। उगाना बंद क्यों कर दिया था? नील की खेती बंद करने। लेकिन उनका जो टैक्स था 3/20 भाग जारी रहा, और ये बहुत बड़ी समस्या थी, है ना, और बहुत बड़ी समस्या थी। किसान करते भी तो क्या करते, नील उगाना उनकी मजबूरी बन गया था। हालांकि अगर नील उगाते तो वो उनको मतलब जो बेनिफिट होना चाहिए था, लाभांश, किसान क्या करता है, किसान ये करता है कि जब तक उसे लाभ होना चाहिए तभी तो फसल उगाएगा। जब उस फसल उगाएगा तो उसे प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट नहीं है। 3/20 भाग तो यही देना पड़ रहा है, ये 3 कट्टे पत्ती कहते हैं। तो चंपारण यानी बिहार का जिला चंपारण, उसके अंतर्गत क्या हुआ, जो किसान भाई थे हमारे, है ना, उनका अधिक मात्रा में शोषण हो रहा था। बिहार की धरती से एक व्यक्ति कांग्रेस के एक अधिवेशन में पहुंचा। मैंने आपको बताया कांग्रेस के जो अधिवेशन है वे 25 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक हुआ करते थे कांग्रेस के अधिवेशन से। लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका चरण मजूमदार उसकी अध्यक्षता कर रही थी शायद। हाँ, तो लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता कह सकते हैं। उसके अंतर्गत हुआ क्या, जो हमारा जो वहाँ के एक व्यक्ति थे, स्थानीय व्यक्ति, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला, कुछ ऐसा ही नाम था उनका। ये व्यक्ति, इन्होंने मुलाकात की महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी भी उसी आंदोलन में आए हुए, तो उन्होंने सारा मामला बताया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि चलिए मैं आऊँगा और देखता हूँ उसे। तो महात्मा गांधी ने कहा, तो महात्मा गांधी ने वादा किया था। तो महात्मा गांधी ने क्या हुआ, महात्मा गांधी पहुँचे बिहार की धरती पर और चंपारण जिले के अंतर्गत। जब महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे तो महात्मा गांधी ने तो जो वहाँ का कमिश्नर था, या डीएम, आप डीएम कह सकते हैं उस टाइम, जो आईसीएस की परीक्षा पास करके जाते हैं। आईसीएस जानते हैं, इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे पहले इसको, इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे। 1923 में इसका नाम बदल के कर दिया गया सीएससी यानी सिविल सर्विस कर दिया गया, जिसे आप आईएएस की परीक्षा बोलते, पहले से आईसीएस बोलते थे। चलिए बाद में बात करेंगे इस पर। हाँ, तो 3 कट्टे पत्ती वाला मामला, तो डीएम ने इन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी। 1917 का समय था। डीएम ने इन्हें बिहार के अंदर चंपारण जिले के अंतर्गत उस गांव में जाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर था, है ना, वैसा नहीं करते। जो डीएम था वहाँ का, वो अंग्रेज था। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हुआ क्या, जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो महात्मा गांधी ने पूछा, आपने मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है ना, आप बताइए। तो उनको जवाब देना भारी होगा, ऊपर से ऑर्डर आया, यानी उन्होंने कहा हम तो सैनिक भर्ती करने वाले एजेंट है। क्यों? आपको औपनिवेशिक सत्ता पर भी दबाव था, ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज थे, उन पर भी दबाव था कि महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाए। क्यों? महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला एजेंट बताया गया, यानी सैनिकों की भर्ती करते थे और प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को इकट्ठा करके इंग्लैंड भेजते थे, ऐसा बताया गया और महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया। और महात्मा गांधी किस तरह बिहार के अंदर चंपारण जिले के अंतर्गत किसानों की समस्या सुनने के लिए पहुंचे। समझ में आया? तो महात्मा गांधी पहुंचे। जैसे महात्मा गांधी पहुंचे तो उनकी मुलाकात हुई एक, यानी ताश खेल रहे थे बैठे हुए व्यक्ति। अब देखिएगा, आपको जानकर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना है आपने? देखिए, विट्ठल भाई पटेल, कुछ ऐसे व्यक्ति जो, और अन्य कई विशेष व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जागृत आपको दिखाई देंगे। तो इनसे मुलाकात की और कुछ युवा लड़कों से मुलाकात की, और उन्होंने उस गांव का दौरा किया जहाँ की ये घटना थी, 3 कट्टे पत्ती वाले, उस गांव का दौरा किया। और उस गांव के दौरा करने के बाद वे घूमे, उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने ये प्रस्ताव अंग्रेज सरकार के समक्ष पेश किया। उसके बाद तो अंग्रेज सरकार के द्वारा, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ तो जनता थी तो उन्हें सुननी पड़ती, तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक आयोग बनाया गया। जब आयोग बनाया गया, उस आयोग को ही हम नील आयोग के नाम से जानते हैं। जब नील आयोग के नाम से जानते हैं, मैं आपको सब लिखाऊंगा, जब नील आयोग के नाम से जानते हैं, नील आयोग के द्वारा इस 3 कट्टे पत्ती को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 3 कट्टे पत्ती को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और कहा गया
कि महात्मा गांधी के द्वारा कि अब ना 3/20 भाग नहीं, केवल 25% देना होगा। 25% भाग, 25% मतलब लगभग ना के बराबर। यानी महात्मा गांधी का जो प्रयास था, महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण जिले में जो प्रयास किया गया वो लगभग पूर्णतः सफल रहा। पूर्णतः सफल कह सकते हैं, असफल तो नहीं कहेंगे, लेकिन पूर्णतः सफल रहा। पूर्णतः तो नहीं कह सकते, लेकिन सफल रहा, लगभग सफल रहा। 25% मतलब 1/4 भाग देना ही होगा। ये लगभग ना के ही बराबर था जो 3 घंटे प्रति थी। तो इस तरह आपको आंदोलन समझना है कौन कौन से, आइए जानते हैं। नोट्स कैसे बनाएंगे अब उस पर बात करते हैं। तो आपने यहाँ तक लिख लिया गया होगा 3/20 3 घंटे प्रति। आप इसे याद रखिएगा, वीडियो को बार बार कम से कम 2 बार देखिएगा। मुद्दा 3/20 भाग 3 घंटे प्रति, आप ऐसे लिखिए, आप इससे याद रहेगा आपका। हाँ, तो पहल की गई, किसके द्वारा पहल की गई? पहल किसके द्वारा की गई? मैंने कहा किसके द्वारा पहल की गई? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार, इसका नाम पूछा जा सकता है। बिहार का जो चंपारण जिला था ना, उसके अंतर्गत किसके द्वारा जो आवाज उठाई गई थी? पंडित राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल 1916 में गांधी को बताया। आप इसमें लिखिए 1916 में गांधी को बताया, वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में, है ना। 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रही थी? अंबिका चरण मजूमदार। हमने कहा मेरी हेडलाइन क्वेश्चन है, क्योंकि आपने मुझे सुना है, अपना टाइम दिया, तो जब आप प्रश्न करने बैठेंगे तो मेरा यकीन मानिए आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। पहल राजकुमार शुक्ल के द्वारा। उसके बाद स्थानीय नेतृत्व। ये स्थानीय नेतृत्व यानी जो वहाँ के स्थानीय नेता थे, स्थानीय नेतृत्व। स्थानीय नेतृत्व और नाम लिखिए ना इनका, वर्ज किशोर, इनका नाम पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति चंपारण आंदोलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित थे? तो आपसे प्रश्न पूछा जा, पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या वनडे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। तो वर्ज किशोर आप लिखिए, वर्ज किशोर। अगर आपको बोर्ड पर लिखा हुआ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं ऐसा कोई शब्द नहीं जिसे मैं बोल नहीं रहा हूँ। वर्ज किशोर के बाद आप लिखिए, वर्ज किशोर के बाद नरहरि पोखर, ये स्थानीय नेता थे वहाँ के। महादेव देसाई, कोमा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जरूर लिखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ताश खेलते हुए दिखाई दिए वहाँ, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोमा लगाइए। उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जेबी कृपलानी, समझे। तो ये स्थानीय नेता थे, ब्रज किशोर, नरहरि पोखर, महादेव देसाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम तो आप याद रखिएगा, ब्रज किशोर का नाम भी आप याद रखिएगा। ये दो नाम, महादेव देसाई, इनका भी नाम याद रखिएगा। इन तीनों में से कोई पेपर में पूछा सकता। प्रश्न कैसे पूछेगा? आप ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन से संबंधित है? 4 आंदोलन के नाम इधर दे देगा, 4 व्यक्ति के नाम इधर दे देगा, आपको मैचिंग करने को दे देगा। इस तरह का प्रश्न भी पूछेगा पेपर में, समझे। तो मैंने कहा प्रश्न इससे बाहर आपके नहीं जाएगा। जब आपने चंपारण आंदोलन आज पढ़ लिया तो चंपारण आंदोलन से संबंधित ही जो पेपर में कभी प्रश्न आएगा, मेरे यकीन मानिए कभी भी भविष्य में कोई प्रश्न नहीं बचेगा। उसके बाद मैंने कहा यहाँ एक आयोग बनाया गया जिसे नाम सर स्लेट फ्लाई आयोग, सर या नील आयोग कहिए, नील आयोग के नाम से जानते हैं। मैंने कहा नील आयोग बनाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, नील आयोग बनाया गया। नील आयोग जिसमें महात्मा गांधी भी सदस्य थे, है ना। जो आयोग बनाया गया ना, महात्मा गांधी को भी सदस्यता दी गई। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रयास लगभग सफल रहा, है ना। लगभग क्या रहा? सफल रहा। 25%, और ये तय हुआ कि 25% टैक्स देना होगा, लगभग 1/4 भाग आपको देना होगा, यानी लगभग ये महात्मा गांधी के पहली
उपलब्धि कह सकते हैं, मतलब पहली उपलब्धि कह सकते हैं जो सफल हुई है ना, पहली उपलब्धि महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन एक चलाया गया। उसके बाद देखिए, और ये सफल क्यों रहा, क्यों, क्योंकि ऊपर से औपनिवेशिक सत्ता के जो अधिकारी थे, यानी ब्रिटिशों के जो ऊपरी अधिकारी थे, उनके द्वारा बताया गया कि महात्मा गांधी पर कोई भी दबाव न डाला जाए, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा है। कांग्रेस ने प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत भारतीय, यानी जो भारतीय थे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी किस तरह, और जो मुस्लिम लीग थी उसके द्वारा भी केवल क्रांतिकारियों को छोड़कर किस तरह ब्रिटिशों का या अंग्रेजों का साथ दिया गया, या ऐसे कह सकते हैं। तो कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़ी गई प्रथम विश्व युद्ध में, समझे। लेकिन परिणाम क्या हुआ ये आप देखिएगा आगे। मैंने कहा अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं तो अच्छी लगेगी, लेकिन आप पढ़िए। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा, मैंने कहा महात्मा गांधी के द्वारा तीन प्रकार, तो ये महात्मा गांधी ने सत्य के प्रति आवाज़ उठाई, इसलिए सत्याग्रह बोलते हैं। जो बात हकीकत थी उसको सामने लेकर आना सत्याग्रह कहलाता है, यानी सत्य के लिए आवाज़ उठाना ही सत्याग्रह कहलाता है। तो महात्मा गांधी के द्वारा ये हमारा चंपारण आंदोलन था। कौन सा? चंपारण आंदोलन। अब हम चंपारण आंदोलन को स्किप करके अब अगले आंदोलन पर की ओर अग्रसर होते हैं, जिसमें एक मामला बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग मामला है ये भी देखिएगा, इंटरेस्टिंग मामला। तो आप देखिए, चंपारण का जो मामला था वो किसानों से संबंधित था, यानी कृषि से संबंधित था, है ना। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी चंपारण जो आंदोलन था निम्नलिखित में किससे संबंधित था, 4 ऑप्शन देकर चला जाएगा आपको। ये मजदूरों से संबंधित था, ये जमींदारों से संबंधित था, ये कृषि से संबंधित था, आपको कई ऑप्शन दे सकता है आपको। अब देखिए, आप हेडिंग बनाइए सत्याग्रह। सत्याग्रह पढ़ रहे हैं हम, सत्याग्रह, और दूसरा सत्याग्रह, वो भी दूसरा सत्याग्रह, दूसरे सत्याग्रह के अंतर्गत आप देखिए, दूसरे सत्याग्रह के अंतर्गत देखिएगा जो एक आंदोलन चला गया महात्मा गांधी के द्वारा, एक मामला और आया है ना, वो भी देखिए कौन सा आंदोलन था। वो आंदोलन था अहमदाबाद आंदोलन। दूसरा सत्याग्रह भी कह सकते हैं, यह अहमदाबाद आंदोलन में चला गया। दूसरा सत्याग्रह किया गया महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद आंदोलन। तो अहमदाबाद आंदोलन देखिए इसमें क्या हुआ क्या था। उन्नीस सौ 1917 का समय था। सुनिए पहले, फिर मैं नोट्स बनाऊंगा। 1917 का समय था। 1917 में एक प्लेग फैला हुआ था। प्लेग एक प्रकार की डिसीज या बीमारी, इस तरह की एक आपदा कह सकते हैं, है ना। इस तरह की आपदा, जैसे कोविड-19 हुआ ना, इस तरह ही एक प्रकार की आपदा 1897 में आई, जब आपका एक महामारी अधिनियम 1897 में आया। उसके बाद 1917 में आई। 1917 का ही मामला था। 1917 में एक स्थान पर, है यानी लगभग पूरे ही भारत में प्लेग फैला हुआ था। और आपको पता है, जब शहरों में बीमारी आती है तो लोग किस तरह गांव की ओर अग्रसर होते हैं। जो शहरों के अंदर बीमारियाँ, अनेक प्रकार की डिसीज ये बीमारियाँ मौजूद होती है, तो किस तरह शहर के लोग किस तरह गांव की ओर अग्रसर होते हैं। इस तरह यानी मजदूर भी, आप देखिए ना, लॉकडाउन इसका जीता जागता उदाहरण है। तो इस तरह 1917 में जो गांव इंडस्ट्री वाले लोग थे, औद्योगिक क्षेत्र में या कंपनियों में काम करने वाले जो लोग थे, वे शहर से उनका पलायन गांव की ओर होने लगा। जैसे उनका पलायन गांव की ओर होने लगा तो अंग्रेजों की फैक्ट्रियाँ थी, ये मैंने कहा फैक्ट्रियाँ लेकर आए थे, तो उनकी जो फैक्ट्रियाँ थी उन पर बट्टा लगने वाला था। तो उनको बट्टा को बचाने के लिए, ताकि वे लोग वहीं रुक जाएं, यानी उनका शहरों से गांव की ओर पलायन ना हो और वे ब्रिटिश सत्ता के लिए लगातार काम करते रहे, तो उन्होंने 35% बोनस देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया उन्होंने? 35% बोनस देना स्टार्ट कर दिया कर्मचारियों का, जो वहाँ के कर्मचारी थे, है ना, कर्मचारी थे, मजदूर कह सकते हैं, उनको 35% बोनस देना। 35% बोनस देना स्टार्ट कर दिया। अहमदाबाद, कहाँ का मामला था? अहमदाबाद में। लेकिन हुआ क्या, 1917 के बाद आया 1918, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजी जो सरकार थी इस 35% बोनस से पलटने लगी, कहने लगी हम आपको 35% बोनस नहीं देंगे।
अब बताइए ना, पहले तो 35% बोनस दिया गया, यानी लगभग कई महीने तक 35% बोनस दिया गया। 35% बोनस का मतलब समझते हैं आप, यानी आपकी सैलरी अगर 10%, आपकी सैलरी अगर 10,000 है, उसका 35% निकालिए और उसमें इतने पैसे और एडवांस होकर आएंगे, यानी पैसे के ऊपर और भी पैसे, एडवांस पैसे देकर आपको काम कराया जाना, उसे बोलते हैं बोनस, यानी एडवांस पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके द्वारा कहा गया कि हम ना ये जो आपको बोनस देते हैं इसे पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं, 35% बोनस। तो वहाँ के मजदूर थे, स्थानीय लोग थे, वे तो भड़क नहीं थे, तो वे भड़क उठे और उन्होंने वहाँ के एक व्यक्ति का नाम मिलता है जिसे हम कह सकते हैं अनुसुईया बैन। अनुसुईया बैन ने गांधी जी को बुलाया। अनुसुईया बैन ने, हाँ, किसके द्वारा पहल की गई? मुद्दा था, मुद्दा बोनस वाला था, ये मुद्दा था आपका, ये क्या था? मुद्दा। लेकिन इसके प्रति जो पहल की गई, जिसने आवाज़ उठाई, अनुसुईया, उसमें कौन थे? राजकुमार शुक्ल। ये नाम ज़्यादा को याद रखने, पेपर में पूछ जाते हैं, समझे? अनुसुईया बैन, क्या नाम था? अनुसुईया बैन गांधी की बहुत अच्छी दोस्त थी, ठीक है। अनुसुईया बैन गांधी की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन ये जो भाई थे वे इनका विरोध करते थे। बाद में बात करेंगे इनके बारे में। अनुसुईया बैन ने गांधी को बुलाया। अभी ये महात्मा नहीं है, याद रखिए, आप एक बात याद रखिए। अनुसुईया बैन, इन्होंने किसे बुलाया? महात्मा गांधी को बुलाया। गांधी जी को बुलाया। किसने? अनुसुईया बैन ने किसे बुलाया? गांधी जी को बुलाया। चलिए अब नेतृत्व, हाँ, तो किसे बुलाया? अनुसुईया बैन को बुलाया। उसके बाद हुआ क्या? इसे छोड़िए, हाँ, अनुसुईया बैन के द्वारा बुलाया। अब देखिए, सुनिए पहले। हुआ ऐसा कि जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने बोनस देने से मना कर दिया। महात्मा गांधी आए तो तब भी उन्होंने ये कहा कि हम बोनस देंगे, लेकिन 35% नहीं देंगे, 20% देंगे। कितना परसेंट? यानी जो उनकी सहमति हुई 20% बोनस देने की, 20% बोनस देंगे, ये कहा गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, है ना। अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये वहाँ का जो अस्थाई कमिश्नर था या अस्थाई गवर्नर था, उसके द्वारा ये कहा गया कि जो हम बोनस देंगे वो 20% बोनस देंगे। लेकिन 20% बोनस, अब देखिए ना, जो 20% बोनस जो होगा, 20% जो बोनस होगा वो किस तरह, लेकिन यहाँ महात्मा गांधी इस बात से संतुष्ट नहीं हुए और उनका स्वाभिमान जाग उठा। तो इसलिए महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम पहली बार भूखे रहने का फैसला किया और सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने यहीं भूख हड़ताल की। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये प्रश्न अब याद रखिए, अहमदाबाद जो आंदोलन था यही आप महात्मा गांधी का सबसे पहली भूख हड़ताल थी। इसे हम हंगर स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले अहमदाबाद आंदोलन में जो आपका बोनस से संबंधित था मामला, ये बोनस वाला जो पॉइंट है ना, ये भी पेपर में पूछा गया है। आप याद रखिए, मैंने कहा, मेरे द्वारा बताई गई एक एक लाइन पर्सन है, आप सुनिए पहले। सहमति 20% बोनस पर सहमति, लेकिन महात्मा गांधी 20% बोनस से सहमत नहीं हुए और मजदूर भी संतुष्ट नहीं हुए, तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब भूख हड़ताल पर बैठ गए और ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जब भूख हड़ताल पर बैठ गए तो महात्मा गांधी के द्वारा हंगर स्ट्राइक की गई। हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल। जब महात्मा गांधी के द्वारा भूख हड़ताल की गई तो भूख हड़ताल करने के बाद अंग्रेज सत्ता के लिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक मुख्य नेता के रूप में उभरने लगे थे। क्यों? इन्होंने चंपारण वाली जो घटना आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे इनकी ख्याति होने लगी थी। ख्याति मतलब प्रसिद्धि होने लगी थी। उसके बाद और इनका किस तरह अहमदाबाद आंदोलन में पहुंच जाना धीरे धीरे उभरने लगा था। यानी लोग अधिक मात्रा में जानने लगे थे इन्हें। मैंने कहा, ये कहते थे, ये लोगों को कहते कि खादी पहनो, है ना, खादी पहनने के लिए प्रमोट करते थे, लेकिन वहाँ के लोग खादी पहनते नहीं थे, है ना। वहाँ के लोग कहा करते थे कि जो खादी है ना बड़ी महंगी है। आप आज भी देखिए, है ना, खादी का कपड़ा लेने जाइएगा तो आप देखिएगा कि जो खादी का कपड़ा होता है, खादी
खादी का कपड़ा इतना महंगा आता है, लेकिन उस टाइम महात्मा गांधी कहते थे कि ये काम करते हैं, जो चीज़ महंगी हो ना उसको उपभोग कम कर देना चाहिए। और आप देखिएगा महात्मा गांधी लगभग एक ही धोती में, यानी एक ही धोती हो जाती उनके पास, उसमें लगभग पूरे साल भर नवंबर दिसंबर के महीने में भी उनके पास एक ही धोती रहती थी, उसके अंतर्गत ही पूरा समय गुजार दिया करते थे। और आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा एक घटना कि महात्मा गांधी जब जॉर्ज पंचम से मिलने गए थे वहाँ इंग्लैंड, तो उनके पास तब भी एक नवंबर दिसंबर का महीना था, तब भी एक ही धोती में गए थे, तो उनके पास अब देखिए उन्होंने उपभोग भी कम कर दिया। यानी आपको मैंने कहा सूट बूट वाले इंसान थे, फैकल्टी की कमी नहीं थी, चाहते तो एक अच्छी ज़िंदगी काट सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। उन्होंने स्थानीय लोगों से घुलने मिलने के लिए अपने आप को पहले बदला, यानी तब जाके दूसरों को बदलना हो जाए, जब पहले अपने आप को बदली। महात्मा गांधी बहुत कुछ सिखा जा सकता है। अब देखिए ना, महात्मा गांधी के विचार, महात्मा गांधी दार्शनिक भी रहे, पत्रकारिता भी की, थिंकर भी रहे, अलग अलग विचार में देखिए ना आप। अभी तो आज पूरी दुनिया में नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है ना, पूरी दुनिया को अहिंसक दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को ये जब तो मनाया जाता है। भूख हड़ताल की गई महात्मा गांधी को द्वारा, ये पहली भूख हड़ताल थी। अब याद रखिए, पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद आंदोलन में। मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार सुनेंगे, मैंने 1 घंटा आपकी कहानी बदल देगा। दुआ कीजिएगा कि डेली पढ़ाया जाए। स्थानीय नेतृत्वकर्ता, स्थानीय, हालांकि भूख हड़ताल का नतीजा क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, जो अंग्रेजी सरकार थी ना, अंग्रेजी सरकार के द्वारा 35% बोनस को स्वीकार कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। आप इतना ही लिखिए, है ना, इतना लिखेंगे तो आपको घटना समझ में आने लगेगी। नोट्स को इस तरह ही साफ आप अलग अलग पेन के द्वारा बनाइए ना, समझे। उसके बाद और किस तरह, अब देखिए महात्मा गांधी ने किस तरह सत्य की खोज की। इसके अंतर्गत में सत्य को विभूत मानते थे, यानी सत्य वस्तुनिष्ठ होता है ना, जो सत्य होता है, सत्यनिष्ठा। अब से एक होता है सत्यनिष्ठा, एक होती है ईमानदारी। सत्यनिष्ठा ईमानदारी से अच्छा बढ़े, इसी तरह जो सत्य होता है वो सत्यनिष्ठ होता है। सत्य को महात्मा गांधी सत्यनिष्ठ मानते थे, समझे। बात करेंगे, आपको बाद में बताएं, कभी पढ़ाने का मौका मिला, एथिक्स पढ़ाएंगे ना जब आपको, तो हाँ, तो आप मैंने कहा देखिए महात्मा गांधी किस तरह सत्य की खोज की, सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह करके, सत्य की खोज करके किस तरह। महात्मा गांधी की बात मानते थे कि दुनिया में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, है ना। अगर कोई बुरा है तो, अगर कोई चोर है या बुरा है कोई, तो क्या तो उसे सत्य ज्ञान नहीं है, क्या उसे सच पता ही नहीं है, इसलिए उसने चोरी की है, इसे सत्य ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, ऐसा कहते थे महात्मा गांधी, समझे। हाँ, तो आप हेडिंग बनाइए, स्थानीय नेतृत्वकर्ता, स्थानीय नेतृत्वकर्ता, स्थानीय नेतृत्वकर्ता। स्थानीय नेतृत्वकर्ता का नाम लिखिए विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को आज आप आगे देखिएगा, इनके बारे में बताऊंगा आपको। विट्ठल भाई पटेल का नाम लिखिए स्थानीय नेतृत्वकर्ता में, कोमा लगाइए। उसके बाद शंकरगल बैकट, इसका नाम लिखिए। लेकिन विट्ठल भाई पटेल का नाम तो आप याद रखिएगा, है ना। कुछ अन्य स्थानीय लोग भी थे, स्थानीय व्यक्तित्व थे, जिन्होंने महात्मा गांधी का इस आंदोलन में साथ दिया। ये आपका कौन सा आंदोलन था? अहमदाबाद आंदोलन। क्या अहमदाबाद आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन था? तो बिल्कुल नहीं, समझे। क्या खेड़ा आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन था? नहीं। क्या क्षेत्रीय आंदोलन था? तो बिल्कुल हाँ, समझे। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने कहा आप देखिएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा उसे पढ़ने के पश्चात आप प्रश्न करिएगा, तब बताइएगा प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ। कहानी आपकी किसी काम की नहीं। मैं आपको इतनी अच्छी स्टोरी सुना सकता हूँ, आप लुभा उठेंगे, लेकिन आपका प्रश्न ही नहीं होगा, तो ऐसी कहानी किस काम की। अब तीसरा आंदोलन, अब देखिए अब कौन सा आंदोलन, अब आपका आंदोलन आया कौन सा? खेड़ा आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह है, आप खेड़ा आंदोलन भी कह सकते हैं या खेड़ा सत्याग्रह है। खेड़ा सत्याग्रह, आप चाहे तो इसके साथ एनसीईआरटी की या आपकी मार्केट में एक बुक आती है, एस के पांडे नहीं पढ़ सकते
तो मेरा आपसे सजेशन है, आपकी सलाह है, मतलब मेरी सलाह है आपको, आप इसके साथ साथ जो मैं पढ़ाता हूँ इसे बुक से भी पढ़िए, और बुक से आपको पढ़नी है तो श्यामचरण शर्मा की एनसीईआरटी की 11th क्लास की किताब सबसे बेस्ट किताब है, स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा आपका, समझे। जिंदगी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कहा जितना पढ़ेंगे इतनी ही नॉलेज होगी। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह के अंतर्गत क्या हुआ था, एक जगह है खेड़ा बंगाल के अंदर, उसके अंदर हुआ क्या था, यहाँ अकाल पड़ा हुआ था, आपको पता है 1918 में क्या पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, सूखा मतलब अकाल, अकाल पड़ा हुआ था। अकाल पड़ने के बावजूद मैंने कहा अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों का और मजदूरों का इतना अधिक मात्रा में शोषण किया गया, और भारतीय जीडीपी का, भारतीय कृषि को इतनी बुरी तरह प्रभावित किया है ना, उसका संदर्भ उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने इतना शोषण करने के बाद, मैंने कहा बेटे में लोग यहाँ से इतना लूट कर ले जाते थे कि ब्रिटेन की जीडीपी का लगभग 6% हिस्सा यहाँ से ज़्यादा। अब अंदाज़ा लगाइए कि कितना पैसा है मैं यहाँ से लूट कर ले गए, समझे। अलग अलग फैक्ट से आपको जानकारी मिलेगी तो पता लगेगा। दादा भाई नौरोजी भी अपनी किताब में लिखते हैं, है ना, दादा भाई नौरोजी भी अपनी किताब में जिक्र किया है कि अंग्रेजों के द्वारा इतना शोषण किया गया भारतीय लोगों का, भारतीय संसाधनों का इतना अधिक मात्रा में शोषण किया गया, और वे हमसे यहाँ इतना शोषण किया गया कि उसका संदर्भ आने वाले 200 साल तक दिखाई देगा। आज देखिए, आज हम 70 साल भी नहीं हुए आज़ाद हुए, 75 साल हुए आज़ाद हुए। अब देखिए आज के संदर्भ में भी ये कहीं ना कहीं परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है। अब देखिए ना, मायने कि 23% जीडीपी, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, यानी इकोनॉमी एक दिन में या 2 महीने में, 8 महीने में सही नहीं होती, है ना। इकोनॉमी का जो आपको रिजल्ट होगा लॉन्ग टाइम दिखाई देगा उसका, समझे। तो इस तरह ही उन्होंने गलतियाँ करी पहले, लेकिन उनका असर यहाँ तक आज तक दिखाई देगा, समझे। अब देखिए ना, जो चाइना को देखिए, चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन उनकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा है, क्यों, कभी सोचा है क्यों? उनके संसाधनों का दुरुपयोग नहीं हुआ, समझे। तो बात करेंगे, चलिए बाद में, पहले बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। किसकी? खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं। टॉपिक से नहीं भटकना है, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना आपको। तो खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में है ना, खेड़ा सत्याग्रह। इसमें हुआ था क्या, आइए जानते हैं। मैंने कहा यहाँ अकाल पड़ा हुआ था, क्या पड़ा हुआ था, अकाल। क्या पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था। मैंने कहा यहाँ क्या पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था। कहाँ? खेड़ा, इस स्थानीय जान, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, अकाल पड़ने के बावजूद, अकाल पड़ने के बावजूद, अकाल पड़ने के बावजूद यह टैक्स लिया जाता था। टैक्स मतलब कर, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से टैक्स दिया। अब बताइए ना, जब यहाँ अकाल पड़ा हुआ, उनके खेत में फसल पैदा नहीं हुई, फिर भी टैक्स देंगे, कहाँ से देंगे? आप अंदाजा लगाइए, क्या ये शोषण नहीं है या अंग्रेजी सरकार के द्वारा? अब देखिए, अंग्रेजी इतिहासकार, मैंने कई बुकें पढ़ी है, अंग्रेजी इतिहासकार भी ऐसा लिखते हैं कि भारतीयों के पास कोई अच्छी तकनीक नहीं थी, ब्रिटिशों ने भारतीयों का विकास किया है। बताइए, ऐसा लिखते हैं, क्या ये भारतीयों का विकास है? अब देखिए ना, इस तरह का टैक्स लगाकर, जहाँ अकाल पड़ा है, इस तरह का टैक्स लगाकर, यानी कर लगाकर किस तरह वे कर वसूलते थे। अगर कोई किसान कर नहीं देता था तो उसकी जमीन हड़प ली जाती थी, है ना, जमीन हड़प ली जाती थी, और पूरी ज़िंदगी से गुलाम बनाकर रखा जाता था। गुलाम, जिसे गुलाम होते हैं, दास प्रथा जिसे कहते हैं, दास प्रथा, वो इस आधुनिक समय में प्रचलित थी, समझे। अब देखिए, अकाल पड़ा हुआ था, अकाल पड़ने के बावजूद टैक्स ले जाती थी। जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो टैक्स लेती थी, और टैक्स लेती थी अधिक मात्रा में, है ना। मैंने कहा मुझे आज ये तीनों की तीनों चीज़ें स्टडी करनी है। अब 4 चीज़ें, सत्याग्रह को आज ख़त्म करना है, उसके बाद हम कल बात करते हैं खिलाफत आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन पर, आपको ख़त्म कर ले जाएंगे, समझे। अकाल पड़ा हुआ था, अकाल पड़ने के बावजूद किस तरह ब्रिटिश सरकार का या अंग्रेजों का भारतीय लोगों से टैक्स लिया जाना, है ना। तो अब देखिए ना, क्या शोषण नहीं था। इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया, क्योंकि महात्मा गांधी पहले ही, उनकी ख्याति एक लंबे अनुभव के साथ हो चुकी थी। तो अब देखिए, जब महात्मा गांधी को बुलाया गया, ये मामला गुजरात का है, कहाँ? गुजरात का एक जिला खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते थे। खेड़ा में अकाल पड़ा हुआ था। अकाल पड़ने के बावजूद वहाँ की जो सरकार थी, उसके द्वारा, सरकार तो ब्रिटिश सरकार थी, पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार थी, जब हम भारतीय सरकार बोलते ब्रिटिश सरकार बोलना होगा। टैक्स लिया गया, जब टैक्स लिया गया इनके द्वारा, तो क्या हुआ, तो यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी को इन्वाइट किया, और महात्मा गांधी के द्वारा
एक सभा बनाएंगे, महात्मा गांधी द्वारा एक सभा बनाएंगे जिसका नाम रखा गया गुजरात किसान सभा, है ना, गुजरात किसान सभा। गुजरात किसान सभा के अंतर्गत जो एक सभा थी वहाँ की गुजरात किसान सभा, गुजरात किसान सभा के अंतर्गत क्या हुआ, इसकी जो अध्यक्षता थी वे भी महात्मा गांधी कर रहे थे, महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस सभा के द्वारा एक फैसला लिया गया, इस सभा के द्वारा, इसमें कुछ ब्रिटिश अधिकारी मौजूद थे, ब्रिटिश अधिकारी, फैसला लिया गया कि ये गलत है क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, यदि आपको गलत दिखाई देगा, अकाल पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि ये गलत है ना, इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। इनकी बात थी जो, वो भी अंग्रेज सरकार ने मानी। अंग्रेज सरकार मानने के बाद, अंग्रेज सरकार जब इनकी बात मानी गई अंग्रेज सरकार के द्वारा, तो क्या हुआ, जो ये आपका अकाल पड़ने के बावजूद टैक्स था, इस टैक्स को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और ये महात्मा गांधी एक बहुत बेहतरीन जीत हुई। इसी संदर्भ में तो हमने बताया इसके द्वारा, तो महात्मा गांधी ने क्या हुआ, यहाँ महात्मा गांधी की जीत हुई। और किस तरह आपने देखा कि चाहे वो चंपारण आंदोलन हो, अहमदाबाद आंदोलन हो, उसके बाद ये आपका खेड़ा सत्याग्रह हो, और किस तरह महात्मा गांधी ने किस तरह अपनी राजनीति का सत्याग्रह का इस्तेमाल किया, और किस तरह तीनों के तीनों आंदोलन में सफलता पाई, तीनों के तीनों आंदोलन में सफलता पाई। और आप देखिए रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं, महात्मा गांधी को लिखते हैं कि महात्मा गांधी को पहली बार इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी 1918 के बाद, यानी खेड़ा आंदोलन के बाद, खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। आप देखिए किस तरह गांधी को महात्मा गांधी बना दिया वहाँ के लोगों ने, और कुछ पत्रकारों ने, कुछ मैगजीन ने किस तरह से लाइमलाइट किया, यानी हाईलाइट किया, समझे। लेकिन अब देखिए क्या होने वाला, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा आज मुझे इस टॉपिक पर पूरी चर्चा करनी है, उसके बाद कल मैं आपको असहयोग आंदोलन, मैंने कहा गांधीवादी स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं, आपको मार्ग से आपको नहीं भटकना, जब पढ़ेंगे, जब तक 8 अगस्त 1942 नहीं जाता, जब तक संवैधानिक संस्था का विकास नहीं होने लगता, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, समझे। पेपर में जो प्रश्न आते हैं वे भी पढ़ेंगे, और भारतीय राजनीति को भी बड़े गहन और अच्छे तरीके से विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे, समझे। जहाँ जहाँ भी प्रश्न आने की संभावना होगी, असीम संभावना होगी, वे भी आपको तलाश कर बताई जाएगी, समझे। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते मैं ये वीडियो किस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, तो बात करते हैं किसकी। अब क्या हुआ, मैंने कहा इंग्लैंड, तुर्की, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत ये आपस में लड़ रहे थे। तो क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब 1918 में, सितंबर 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो भारतीयों को पूरी उम्मीद थी कि जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा, भारतीयों को पूरी उम्मीद थी कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक कानून लाया जाए, अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीयों को उत्तरदायी शासन या स्थानीय प्रशासन या स्वराज्य दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप देखिए नहीं मिलने वाला क्या है ना। इससे पहले थोड़ा सा आपको बैक में लेके जाता हूँ, है ना, पीछे जाइए। एक महिला थी, 1917 में उनका जिक्र मिलता है। आप 1917 में उन्होंने अध्यक्षता भी की थी, इन्हीं बेसेंट नाम, मैंने उनकी बायोग्राफी आपको पढ़ाई, पीछे जाके देखिए। 1917 में उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी आंदोलन चलाया गया, जिसे होम रूल आंदोलन कहते हैं, है ना। होम रूल आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी अच्छी और सक्रिय भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय आंदोलन को उभारने का काम किया था 1917 में। 1917 की बात थी, है ना, हाँ, इसी टाइम। उसके बाद क्या हुआ, ये आंदोलन किस तरह व्यापक स्तर पर पहुंचा, इस बात को सुनकर जो ब्रिटिश थे उन्हें गहरी क्षति पहुंची। उनकी समझ में आने लगा था कि अगर ये आंदोलन, इस तरह के आंदोलन लगातार चलते रहे, अगर इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, इनके लिए कोई कानून लाया जाना चाहिए। कानून संसद में लाए जाते हैं, तो अंग्रेजी सरकार ने संसद में कानून पारित करवाया। उस टाइम पे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मॉन्टेग्यू। चलो मॉन्टेग्यू तो बात बाद में करने में, एक नियम लाया गया,
एक कानून लाया गया। उस कानून का नाम जो रखा गया कि उस कानून का ये हवाला दिया गया, उस कानून का नाम था रोलक्ट एक्ट। सिडनी रोलक्ट एक्ट समिति बनाई थी 1917 में, है ना, जब एनी बेसेंट को जेल भेज दिया गया था, क्योंकि उनका जो आंदोलन था वो राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा था। और हवाला दिया गया अशांति का कि ये अशांति फैला रही है, अशांति फैला रही है, ये भारत के लिए खतरा है। इन पर आईपीसी की धारा 1860 के तहत एक मुकदमा दायर किया जाता है। एक कानून है इंडियन पेनल कोड की धारा 1860 के तहत मुकदमा चला गया, जिसे हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 1860 के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलाया, देशद्रोह का, और जेल में डाल दिया गया। हालांकि ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, अंदर उन्हें बाहर निकालना पड़ा। उसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरह महात्मा गांधी की राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति होने लगी थी कि महात्मा गांधी को हर मैगजीन, हर अखबार महात्मा गांधी के बारे में लिखने लगा था। तो उन्हें डर होने लगा। उन्होंने सोचा अब क्या किया, उन्होंने एक कानून बनाया, एक समिति बनाई 1917 में, सिडनी रोलक्ट एक्ट समिति। उसके बाद उस समिति के द्वारा ये सलाह दी गई कि अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजों ने समिति बनाई थी, अंग्रेजी सरकार को एक एडवाइस दी गई कि अंग्रेजों को, ब्रिटिश सत्ता को एक कानून पारित करना होगा। उस कानून को बनाई थी सिडनी रोलक्ट एक्ट समिति। उस समिति के द्वारा सलाह दी गई एक कानून बनाना होगा। उस कानून को जिस नाम से जाना गया, उस कानून का नाम था रोलक्ट एक्ट। एक्ट माने होता है कानून, तो रोलक्ट एक्ट लाया गया। अब आप समझे रोलक्ट एक्ट क्यों लाया गया, यानी किसी भी चीज़ को समझने, अगर मैं आपको चाहता तो रोलक्ट एक्ट पढ़ा सकता था। रोलक्ट एक्ट को समझने रोलक्ट एक्ट लाया क्यों गया, समझे। मैंने कहा जो महात्मा गांधी थे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता थे, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के जो मुख्य नेता थे, उनका जो आंदोलन था वो चरम पर था। जब चरम पर था तो उन्हें खतरा होने लगा। जब खतरा होने लगा तो उन्होंने देशद्रोह का हवाला देते हुए एक कानून पारित कर दिया, जिस कानून को हम किसके नाम से जानते हैं, रोलक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं, समझे। तो आपका पेमेंट बनाइए रोलक्ट एक्ट। ये देखिए ये आया गिफ्ट, है ना, और दिल अंग्रेजों का साथ, ये अंग्रेजों का साथ दिया है ना। क्रांतिकारी एकमात्र ऐसे राष्ट्रवादी नेता ही कहूँ मैं तो नेता कहूँगा, क्रांतिकारी ऐसे राष्ट्रवादी थे, उन्हें राष्ट्रवादी क्रांतिकारी बोलो, ऐसे थे, उन्हें जानते थे ये अंग्रेजी सत्ता है, इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का एक समय था, है ना। 1914 से लेकर 1918 तक मैंने आपको पढ़ाया क्रांतिकारी को, जाके देखिए कि उन्होंने किस तरह तहलका मचाया था, है ना। देखिएगा क्रांतिकारियों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा था, लेकिन सभी ने मिलकर, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे आपकी मुस्लिम लीग हो, या अनेक प्रकार के छोटे छोटे आंदोलन हो, उन्होंने किस तरह अंग्रेजी सत्ता का प्रथम विश्व में साथ दिया। और उन्होंने मिला क्या अब देखिए, ये मिला रोलक्ट एक्ट, अंधा कानून, काला कानून। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या, किस तरह लोगों का शोषण किया जाना था और किस तरह लोगों का शोषण हुआ, आपको जानकर हैरानी होगी। मैंने कहा जो मैं आपको बातें बताऊंगा मैं आपको हैरान में डाल देगी, किस तरह कि अंग्रेजों के द्वारा इस तरह कानून पास करने के बाद किस तरह भारतीयों का अधिक मात्रा में शोषण किया गया। आप मत भूलिएगा 13 अप्रैल 1919 की वो घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नहीं भूलना आपको, समझे। आप मत भूलिएगा भगवान रही जैसे व्यक्ति को मत भूलिएगा, है ना, जिन्होंने भी जान गंवानी पड़ी। ऐसे व्यक्ति, उधम सिंह का नाम सुना है आपको, चलिए बात बताऊंगा पहले आपको। हाँ, तो आपका फॉर्मेट बनाइए रोलक्ट एक्ट, एक मिनट रुकिए। तो आपका पेमेंट नहीं बनाइए दोस्त। हाँ, रोलक्ट एक्ट, क्या नहीं बनानी, रोलक्ट एक्ट। अब रोलक्ट एक्ट के अंतर्गत क्या था, मैंने कहा जब वायसराय जानते हैं, प्रांतीय स्तर पर हुआ था वायसराय, फिर उसके बाद गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल वायसराय। ये भारत का जिस तरह राष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री के अंतर्गत फिर छोटे छोटे विधायक आएंगे, इस तरह। तो एक पद हुआ करता था वायसराय का, किसका, वायसराय का। स्थानीय स्तर पर एक पद हुआ करता था, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, अंग्रेज सरकार के अंतर्गत एक पद हुआ करता था वायसराय का। तो वायसराय का जो पद हुआ करता था उसे एडवाइस दी गई इस कानून के तहत। इस कानून में लिखा हुआ क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ। कानून तो पारित कर देगा, मैंने कहा एक्ट,
अधिनियम नहीं, एक्ट है। एक्ट मतलब पारित हो चुका, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कर दिया गया। जो इस कानून में लिखा हुआ होगा उस कानून के द्वारा, उसके द्वारा, इस कानून के अंतर्गत ही देश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होगा, गतिविधियों का आसपास के संचालन होगा, इसको फॉलो करना होगा। आइए देखिए क्या लिखा हुआ था, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट आप नोट करिएगा, जब वायसराय को, जब आप सुनिएगा, जब वायसराय को किसी भी प्रकार का संदेह हो, यानी संदेह मात्र, संदेह मतलब शक हो, शक होने पर ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता। और तो और समस्या तो जब खड़ी हुई, इस बात पर गंभीर चिंतन किया जाना चाहिए। समस्या तब खड़ी हुई जब इस कानून में दूसरी बात पढ़ी जाए तो ये भी कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति पर पहले मतलब कोई केस दायर था, उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब देखिए ना किस तरह ये कैसे काले कानून की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए, तो अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग संज्ञा देते हैं। यहाँ तक कि कुछ फेमस इतिहासकार, यानी उनके ही रहने वाले, उनके वहाँ के रहने वाले, इस कानून का विरोध संसद में भी हुआ, इंग्लैंड की संसद में भी हुआ इसका विरोध। मैंने कहा हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। जब आप विश्लेषण करना स्टार्ट कर देंगे, आपके लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। 1 घंटा आपकी कहानी बदल देगा, सोच बदल देगा आपकी। रोल एक्ट एक्ट लाया गया, रोल एक्ट अभी आप प्रश्न पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं लूस एंड में इस तरह के प्रश्न कि रोल एक्ट कब लाया गया, 1919 में। अरे कहीं के प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पढ़ना और इस तरह का पढ़ना, अपने ज्ञान को संकुचित करना है। आप देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके पढ़ने के बाद बुक पढ़िएगा, देखिए कितना मजा आएगा। और ना भी पढ़िएगा, समझे, ना भी पढ़िएगा। मैंने कहा इसे पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन करके देखिए, होगा ना हो तो तब बताना। रोल एक्ट, हाँ, तो 1914 से लेकर, हाँ, रोल एक्ट लाया गया कब, 1919 में। 1919 में एक एक्ट लगा है जिसे नाम से जानते हैं, किस, उस नाम से जानते हैं, रोल एक्ट के नाम से। मैंने कहा जब वायसराय को, आप लिखिए इसमें पहले पॉइंट में लिखिए, आपको याद रहेगा। जब वायसराय को किसी प्रकार का संदेह हो तो कहीं राजद्रोह की स्थिति हो सकती है, तो इस प्रकार का प्रयोग कर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब देखिए इसको, 1919 से पूर्व की घटनाओं को भी शामिल किया जा सकता है। आप देखिए, अंदाजा लगाइए, 1919 से पहले जो घटनाएं, यानी जब ये कानून पास नहीं हुआ उससे पहले की जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में यानी किसी कोई व्यक्ति गतिविधियों में लिप्त पाया गया, ये उसके से रिलेटेड पाया गया, तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आप देखिए किस तरह कानून था। और सरकार, दूसरा पॉइंट देखिए, सरकार, दूसरा पॉइंट देखिए, सरकार किसी भी व्यक्ति को बॉन्ड भरने को कह सकती है, यानी अगर उस पर शक हो तो उसे बॉन्ड भरना होगा। ये बॉन्ड क्या होता है, पैसे भरने होंगे। अब देखिए किस तरह का कानून था। ऐसे इसके अंतर्गत प्रावधान रखे गए। जन सुरक्षा को खतरा हो तो लागू किया जा सकता है। ये कानून कभी भी लागू किया जा सकता था अगर जन सुरक्षा को खतरा हो। अब देखिए कानून से खतरा था, यहाँ समझ में नहीं आता कानून से खतरा था कि जन सुरक्षा से खतरा, यानी यहाँ सरकार से खतरा जाता कि जन सुरक्षा को क्या खतरा होगा, किसी विशेष व्यक्ति से जन सुरक्षा को क्या खतरा होगा। यहाँ खतरा, मैंने कहा देशद्रोह का हवाला दिया गया और ये कानून पारित किया गया है ना। उसके बाद कठोर दंड के प्रावधान रखे गए, अमानवीय व्यवहार किया गया। इस कानून के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया। और आप देखिए इस कानून के द्वारा ना तो कोई अपील भी नहीं, यानी कोई न्यायाधिकरण नहीं, कोई प्राधिकरण नहीं, कोई आपकी सुनवाई भी नहीं हो सकती, आपको ना कोई वकील भी नहीं कर सकते। आप अंदाजा लगाइए ना किस तरह का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का कानून होगा। इस प्रकार के वकील, इस प्रकार के कानून को अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग संज्ञा दी गई है। और कुछ इतिहासकार तो इसे काला कानून बताते हैं, कुछ इतिहासकार इसे काला कानून बताते हैं। और देखिए जब इस तरह कानून पारित हुआ उसके बाद रिमार्क कीजिए है ना। जिस तरह कानून पारित हुआ आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय असेंबली विधानसभा थी, उसके अंतर्गत इन्होंने कुछ व्यक्ति थे, विशेष व्यक्ति, उन्होंने इस्तीफा दे दिया उससे। अब देखिए केंद्रीय असेंबली में इनका विरोध किया CY चिंतामणि, नाम लिखिए CY चिंतामणि, आप नाम देखिए CY चिंतामणि ने इसका विरोध किया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि रोल एक्ट यानी जो कानून था उसका विरोध केंद्रीय असेंबली में, एक प्रकार की विधानसभा, उसके अंदर केंद्रीय असेंबली ने जिस तरह हुआ करती ना, हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा हुआ करती थी, इस तरह अंग्रेज जी की सभा हुआ करती थी, उसके अंदर CY चिंतामणि भारत के लोग थे, CY चिंतामणि इनके द्वारा विरोध किया गया। दूसरा नाम लिखिए
निवास शास्त्री इसके द्वारा भी विरोध किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भी, जो मुस्लिम विविध लीग के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा भी विरोध किया गया। आप नाम लिखिए। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने इस अपने ही पद से केंद्रीय असेंबली के अंतर्गत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप ये बात भी नोट करके लिखिएगा। दूसरी बात, एनी बेसेंट ने इसे पेस्टिक बताया। पेस्टिक समझ रहे हैं आप, देखिएगा। यानी मैंने कहा अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, अलग अलग पत्रकारों के द्वारा अलग अलग संज्ञा दी। इस कानून के बारे में अलग अलग कमेंट किया गया, अलग अलग टिप्पणी की गई। अब बताओ क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? अब कांग्रेस क्या करने वाली है? इस रूल एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने वाली है। कि सत्य क्या है उसे बोलते सत्याग्रह। रूल एक्ट के विरुद्ध चला गया एक आंदोलन, जिस सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, सत्याग्रह आंदोलन। इसे सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। उसके अंतर्गत मुद्दे निर्धारित किए गए और अलग अलग क्षेत्र में, भारत के लगभग सभी कोने में एक आंदोलन चलाने को कहा गया, जिस आंदोलन को हम रोलक एक्ट के नाम से जानते हैं। किसके? रोलक एक्ट के नाम से जानते हैं। मतलब रोलक एक्ट के विरुद्ध एक आंदोलन चला गया, जिस सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। सॉरी, आप देखिए, देशव्यापी सत्याग्रह चला गया है। मैंने कहा रोलक एक्ट के विरुद्ध, रोलक एक्ट था जो आपका, ये रोलक एक्ट था, है ना, रोलक एक्ट था आपका, उसके विरुद्ध विरुद्ध चलाया गया आंदोलन देशव्यापी सत्याग्रह, देशव्यापी सत्याग्रह। और ये बात है 30 मार्च वही चला, हाँ 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, 30 मार्च से लेकर 1919 में 30 मार्च से लेकर और 6 अप्रैल तक, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह चला गया। देशव्यापी आंदोलन, जगह जगह घूमकर इसका विरोध किया गया, इस रूल एक्ट का विरोध किया गया। और एक मैंने कहा एक सभा बनाई गई, जिसे हम सत्याग्रह सभा के नाम से जानते हैं। उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी स्वयं कर रहे थे। लेकिन उसके जो उपाध्यक्ष थे वे थे हरमिजन इसके उपाध्यक्ष थे। नाम नहीं पूछेगा आपसे, प्रश्न पूछेगा जो मैं बताने वाला हूँ, उस घटना को समझिए, ध्यान लगा। मैंने कहा दिल्ली में जो आंदोलन चलाया, दिल्ली में, है ना, जो दिल्ली थी ना आपकी, दिल्ली में जो सत्याग्रह चला गया, सत्याग्रह चलाया गया किसके द्वारा? आप नाम लिखिए, श्रद्धानंद के द्वारा। ये नाम पूछेगा आपसे कि दिल्ली में सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया। रोलक एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया उसे सत्याग्रह, देशव्यापी सत्याग्रह कहते हैं। किसके द्वारा? श्री श्रद्धानंद। और अमृतसर में, दो नाम बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बड़े काम किए दोनों। अमृतसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृतसर में किसके द्वारा चला गया? दो नाम बताऊंगा, लिख लेना अच्छे तरीके से, है ना। फिर इसके बाद एक घटना समझ में आएंगी यहाँ से। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, दोनों का नाम याद रखना। सत्यपाल, नोट्स बनाना चलना बेटे। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, अमृतसर में आंदोलन चला सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के द्वारा। ये दो व्यक्ति थे, है ना, अमृतसर पे। कहाँ? अमृतसर में। अच्छा, लाहौर में चला गया। लाहौर में लाला लाजपत राय,
लाला लाजपत राय के द्वारा। पूरा नाम लिखिएगा आप, लाला लाजपत राय। अब आपको एक घटना बताता हूँ। जब ये आंदोलन, मैंने कहा यह आंदोलन देश के प्रत्येक अलग अलग क्षेत्र में चलाया गया, जिसका आंदोलन अलग अलग नेताओं ने अलग अलग स्थान पर अलग अलग नेताओं ने किया, है ना। अब एक घटना बताता हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ये हुआ बैसाखी का त्यौहार था, एक पर्व था बैसाखी का। बैसाखी का पर्व होता है 13 अप्रैल 1919 का दिन था। तो हुआ ये कि जो उस टाइम पर बाहर ये न्यूज़ इस तरह टीवी वगैरह ये समथिंग ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। 1919 का समय था। जलियांवाला बाग का नाम सुना आपने? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी कारण। अब जो बताता हूँ हुआ क्या था। हुआ कुछ ऐसा था कि जो 13 अप्रैल 1919 का समय था, तो बहुत सारे लोग बैसाखी त्यौहार पर एक मेले के अंतर्गत, मेला लगता था वहाँ अमृतसर के अंतर्गत हुआ ये था। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये दो व्यक्ति थे ऐसे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इन दो व्यक्तियों को सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार। मैंने कहा इन दोनों व्यक्तियों ने कहा, इन दोनों व्यक्ति लोगों को इकट्ठा करते थे, आमंत्रित करते थे, आओ तुम यहाँ इकट्ठा हो। बैसाखी का त्यौहार था। कुछ लोग यानी कई हजार लोग, यानी 4-5 हज़ार लोग इकट्ठा हुए एक जगह, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जगह इन दोनों व्यक्तियों ने अमृतसर में, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया? इन दोनों व्यक्तियों ने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया और एक सत्याग्रह सभा, सत्य में वही देशव्यापी आंदोलन जो चल रहा था, सत्याग्रह, रोलर टैक्स के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा था उसके अंतर्गत। लेकिन यहाँ शहर में क्या हुआ था, जो वहाँ का जनरल था ना, एक जनरल था, उसका नाम था जनरल आर डायर, एक ओडायर, दोनों भाई भाई थे। एक तो जनरल ओडायर था, एक जनरल आर डायर था। हाँ, तो जनरल जो ओडायर था ना, माइकल ओडायर बोलते हैं उसका, माइकल ओडायर के द्वारा रात के टाइम ही, यानी 13 अप्रैल तभी सभी पहले रात के टाइम सीआरपीसी की एक धारा लगा दी गई थी 144, जहाँ 4 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन अचानक क्या हुआ, वहाँ तो 4-5 हज़ार आदमी, लोगों को जानकारी नहीं थी, धारा रात को लगाई थी, लोगों को जानकारी नहीं आई थी। तो क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे ना, वे लोग सारे के सारे जाकर एक बाग में इकट्ठा हुए, अमृतसर के नाम से, जलियांवाला बाग उसके अंतर्गत। तो जो माइकल ओडायर था, माइकल ओडायर ने क्या किया, बाहर से आया, एक ही गेट था उसमें निकलने का, बहुत छोटा सा गेट था वो आज भी है बाग, जाना है ना। वहाँ स्मारक बनाए हुए, जो लोग शहीद हुए थे, मैं गया था वहाँ, तुम भी जाना देखने के लिए, है ना, तुम्हारे अंदर देशभक्ति जाग उठेगी। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ जो लोग थे, देखो कितना शोषण किया जाता था, है ना। जो वहाँ के लोग थे, उन लोगों पर लड़के, छोटी छोटी बच्चियाँ बेचारी, है ना, औरतें थी, इकट्ठा हुई थी। 4-5 हज़ार लोग कितना होते हैं, छोटा सा बाग था। और वहाँ का इतना था कि बहुत भीड़ हुए थे, आंदोलन, लेक्चर चल रहे थे वही रोलर टैक्स के विरुद्ध में जो लेक्चर चल रहे थे एक स्थानीय। तो वहाँ क्या हुआ, जो जनरल ओडायर था वो आया अपनी सेना को लेकर और उन्होंने आदेश दे दिया गोली चलाने का। और बहुत खतरनाक मात्रा में खून खराबा हुआ, बहुत सारी गोली चलाई गई, लोगों को भागने की जगह नहीं आती, इधर भी दीवार थी, एक ही गेट था, निकल के तो कहाँ को भागते, है ना। ये जो घटना थी, इस घटना को शहीद भगत सिंह ने खुद अपनी आंखों देखा था, समझ में आया बात यह। और उधम सिंह नाम याद सुनना, उधम सिंह छोटा बच्चा रहा होगा उस टाइम तक, बहुत छोटा बच्चा, है ना। उसके पेरेंट्स गए होंगे उस घटना में, उन्होंने अपनी आंखों देखा था। चलिए बात बताऊँगा आप ध्यान से, अपनी आंखों देखा होगा। उसके बाद सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, मैं ऐसी डॉक्यूमेंट्री पढ़ता रहता हूँ, तो यहाँ से मिलती हुई जानकारी ऐसी। तो जनरल ओडायर माइकल ओडायर के द्वारा क्या हुआ, उन सब बहुत अधिक मात्रा में गोली चलाई गई और 379 लाशें एक साथ में बिछाई गई, यानी 379। ये तो सरकारी रिपोर्ट है बेटे, लगभग 2000 लोग मारे गए। कितने? लगभग 2000 लोग मारे गए। ये तो सरकारी रिपोर्ट का आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 2000 लोग मारे गए। सही आंकड़ा तो किसी के पास आता नहीं। 379 लोग जो थे, उनके आज भी स्मारक वहीं बनाए गए जलियांवाला बाग के अंतर्गत। आप जाओगे तो देख के आना, मैं गया हूँ खुद स्वयं, तुम जाना, समझे। मैं पूरे भारत का भ्रमण किया हूँ, आप जाइए, अब देखिए भारत को अंदर से कोने कोने। लेकिन आप पहले पढ़िए। अमृतसर में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, हाँ तो बात कर रहे थे किसकी, उसकी ओडायर, माइकल ओडायर की। अब आप बताइए कहाँ
कांग्रेस ने एक सपना देखा था कि स्वराज्य का, सब शासन का, कि अंग्रेजी सरकार प्रथम विश्व जीतने के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीयों को अंग्रेजी शासन दे, सब शासन देगी। लेकिन ये देखिए क्या मिला, है ना। तो अभी अंग्रेजी सरकार ऐसी थी, हुआ ऐसा, महात्मा गांधी को इस बात से बहुत ही गहरी क्षति पहुंची, है ना। महात्मा गांधी पर सवाल भी उठाए गए कि आप किस तरह का आंदोलन चलाते हैं, अनेक प्रकार की आलोचना की गई, महात्मा गांधी का जीना बुरा हाल कर दिया गया। समझ में आया बात है। अलग अलग मैगजीन, अलग अलग पत्रिकाएं आए, महात्मा गांधी को अलग अलग दोष देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद आप बताइए, 3, 7, 9 लोग एक साथ मारे जाएं, अगर आज भी घटना हो जाए इस तरह, तो किस तरह लहर फैलेगी पूरे देश में। एक चिंता की लहर, वो चिंताजनक या निराशाजनक रात मनाई गई शांति के साथ। ये खबर थी धीरे धीरे पूरे भारत में फैलेगी। शाम होते होते धीरे धीरे पूरे भारत में फैलेगी ऐसी घटना ना तो इतिहास में हुई थी। इससे पहले जो अंग्रेजी इतिहास में तो नहीं हुई थी, 3, 7, 9 लोग एक साथ मारे जाना बहुत बड़ी घटना थी, है ना। अंग्रेजी इतिहास में तो नहीं हुई थी, लेकिन 3, 7, 9 लोग तो सरकारी आंकड़ा था, रिपोर्ट था, है ना, ओडायर। तो उसके बाद हुआ क्या, इस बात को ब्रूमफील्ड अदालत हुआ करती थी भारत के अंदर ही, उसके अंदर तो ये मामला उठाया गया ओडायर वाला। लेकिन हुआ ऐसा कि इसके लिए कमेटी बनाई गई, हंटर समिति बोलते हैं, हंटर समिति। उसके बाद क्या हुआ, जिसमें 3-4 सदस्य भारतीय थे, बाकी सब 8 लोग थे जो अंग्रेजी थे। एक समिति बनाई गई जिसकी जांच करेगी इसमें हुआ क्या था। उसके बाद क्या हुआ, उन सदस्यों ने सबने मिलकर क्या किया, इस पर न परत दर पर इस पर लिपापोती कर दी। और ब्रूमफील्ड में जो हमारा ओडायर था उसे न किसी तरह उसे कहा गया कि इसे हम बस पद तक बर्खास्त कर देते हैं, इसकी नौकरी चली जाती है, लेकिन इसमें और कुछ नहीं कर सकते, इसकी कोई गलती नहीं आती, ऐसा कहा गया। मैंने कहा परत दर परत लिपापोती कर दिया गया, इस पर अलग अलग कमेंट करा, इस केस को दबा दिया गया। अब बताओ, किसी की माँ चली गई किसी को छोड़कर, किसी की बहन चली गई बेचारी छोड़कर, किसी का पति मरा, बूढ़े लोग थे, छोटे छोटे बच्चे चिकल कर मारे गए। आप अंदाजा लगाओ कितनी बुरी घटना रही होगी। लेकिन आपको जानकर खुशी भी होगी, इसका बदला लेने के लिए 1940 में, है ना, मैंने डॉक्यूमेंट्री पढ़ता हूँ मैं, 1940 में इसका बदला लेने के लिए, मैंने कहा माइकल ओडायर 1940 में लंदन में था, यानी वो लंदन में रह रहा था, छुट्टी बिता रहा था शांति के साथ। एक व्यक्ति लंदन की धरती पर पहुंचा यहाँ तक, जब यहाँ से धरती पर पहुंचा लंदन की धरती पर, तो क्या हुआ, उस व्यक्ति का नाम था उधम सिंह। याद रखना, वीर उधम सिंह के नाम से जानते हो ना, वीर उधम सिंह उनका नाम था। वीर उधम सिंह ने उस माइकल ओडायर की लंदन के अंदर ही जाकर हत्या करी। ऐसा साहस था हमारे क्रांतिकारियों का, समझ में आया। उसकी हत्या करी, उनका बदला लिया। हालांकि दुख की बात यह है, वीर उधम सिंह को इंग्लैंड के अंदर फांसी दे दी गई, है ना। वीर उधम सिंह जैसे नेता हमारे देश के कोने कोने में बसे रहे हैं, देश के कोने कोने में आज तक और सदियों तक याद किए जाएंगे। जब भी मेरे जैसा व्यक्ति को इतिहास पढ़ाने आपको आएगा और वीर उधम सिंह को याद करके जाएगा, है ना। तो आज के एपिसोड में इतना ही, तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।